समाजशास्त्र का उद्भव, ठीक है। समाजशास्त्र के उद्भव में हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र का उद्भव या उसको या जो उसका विकास काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास काल और भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएं। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र के जो विकास का काल है वो 4 अवस्थाओं में था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था 437 ईसा पूर्व, द्वितीय अवस्था 13वीं शताब्दी में, तृतीय अवस्था 15वीं शताब्दी में और चौथी जो अवस्था थी विकास की, जो चतुर्थ अवस्था थी, वो 18वीं शताब्दी में शुभ मानी जाती है, नहीं 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य। क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे का जो कार्यकाल था या उनका जो काल था वो वही था 1758 से लगाकर 1800 से 57। ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। सेंट साइमन चाहते थे कि एक ऐसा विषय बने जो समाज के संपूर्ण अंगों का अध्ययन करे, समाज से संबंधित अध्ययन करे और समाज की जानकारी प्राप्त करके समाज के बारे में विशिष्ट व्याख्या करे। तो सेंट साइमन के इन विचारों से प्रभावित होकर ऑगस्ट कॉम्ट ने उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया और उन्होंने सेंट साइमन को अपना गुरु माना। तो ये विकास की चौथी अवस्था थी जब समाजशास्त्र में विशिष्ट रूप से कार्य होने लगे या समाजशास्त्र के विकास को गति मिली थी, ठीक है। तो इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र के पिता कहा जाता है। इतना अपन ने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में समाजशास्त्र के विकास का कालक्रम क्या रहा या कैसे रहा। तो मैंने आपको बताया कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में देखा गया है। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्वतंत्रता का विकास। हमने ये चीज भी देखी थी कि भारत में समाजशास्त्र के विकास को 1914 से लगाकर 1947 तक के काल में, यानी 1914 से 1947 तक का जो काल था उसको समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1914 से लगाकर समाजशास्त्री विकास को गति मिली थी। एक विषय के रूप में अध्ययन कराने का जो कार्य था, या यूं कहें कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी और सबसे पहले उसे बम्बई विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो वो कब पढ़ाया गया? 1914 में, ठीक है। 1914 में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। 1914 के बाद 1930 में पूना में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद 1923 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालय में, और फिर उसके बाद में ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरे भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अपनाया गया, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ लिया था भारत में समाजशास्त्र के विकास में। प्राचीन भारत में विकास कैसे हुआ? तो मैंने आपको बताया कि वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें समाज की व्याख्या, उस समय की कानून व्यवस्था, उस समय की न्याय व्यवस्था, उस समय की राज व्यवस्था, उस समय के परिवार, उस समय के विवाह नाम जैसी संस्थाएं, वो सब कैसे चलती थी, इन सब की व्याख्या उसके उन ग्रंथों में दी गई है। तो मतलब समाज का अध्ययन अध्यापन बहुत पहले से भारत में प्रारंभ हो गया था, लेकिन एक औपचारिक जो प्रतिस्थापन था या उसको औपचारिक रूप से जो उसकी स्थापना का जो समय था वो स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभ हुआ। कब? जब 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया। उसके बाद से इसके विकास ने गति पकड़ी थी, ठीक है। तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व प्राचीन भारत में विकास लिखवा दिया था आप लोगों को? जी जी लिखवा दिया था ना। तो इसके आगे स्वतंत्रता पूर्व विकास, ये लिखवाना बाकी है ना? जी। हाँ, तो हेडिंग डालो स्वतंत्रता पूर्व विकास, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र का विकास कितना हुआ था, कैसे हुआ था। लिखिए इसमें, यद्यपि प्राचीन काल में ही समाजशास्त्र का अनौपचारिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, समाजशास्त्र का अनौपचारिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, किंतु इसका व्यवस्थित स्वरूप भारत में किंतु इसका व्यवस्थित स्वरूप
भारत में 20वीं सदी में ही दिखाई देता है, किंतु इसका व्यवस्थित स्वरूप भारत में 20वीं सदी में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र तीव्र गति से विकसित हो रहा था, तभी भारतीयों का ध्यान भी इसे एक विषय के रूप में स्थापित करने की ओर गया। और यहाँ भी समाजशास्त्र के अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में 1914 से 1947 तक का काल समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए, इसी में 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1920 में मैसूर विश्वविद्यालय में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में 1929 में आंध्र विश्वविद्यालय में और 1930 में
पूना विश्वविद्यालय में 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि 1947 के पूर्व तक भी कई विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के विषय के रूप में पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी उन स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र के विकास की गति धीमी ही मानी जाती है। मतलब 1947 तक तो कई कुछ विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय सामाजिक विचारकों में एक सीधी सी बात होती है, जब हम गुलाम होते हैं, जब हम किसी के गुलाम होते हैं, तो फिर हम अपनी शिक्षा नीति या अपनी योजना या अपनी प्लानिंग तो नहीं लागू कर सकते। उसके लिए हम जिनके शासन में हैं उनकी महत्वता या उनकी तरफ से रेस्पॉन्स देना जरूरी होता है कि जब तक वो इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे या वो इस योजना का के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, हाँ ठीक है चलो कर दो, तब तक वो अपना मूर्त रूप नहीं ले पाती या उसमें वो चीज वो नहीं हो पाता जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद चूंकि उसके बाद सरकार हमारी थी, चूंकि शासक हमारे थे, तो सीधी सी बात थी कि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ अब इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, अब बदलाव चाहिए। तो उसके बाद जितनी नई योजनाएं थी या नई प्लानिंग थी या शिक्षा में जो चेंजेस करने थे, जो बदलाव करने थे, तो उसी में ये चीज भी आई कि भाई समाजशास्त्र को भी एक विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य यहाँ से प्रारंभ किया जाए। तो वो सामाजिक विचारकों में भी जब एक आंदोलन जागृत होता है ना, व्यक्ति में एक जागरूकता आ जाती है, एक अवेयरनेस आ जाती है, तो फिर वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो वैसे ये भी एक्टिव हो गए थे और सबने अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू कर दिए थे और इस तरह से समाजशास्त्र 1947 यानी आजादी के बाद एक तीव्र गति से इसका विकास प्रारंभ हुआ और लगभग पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र भारत में विकास। कोई प्रॉब्लम आ रही है नुजर? क्या हो रहा है? मैं बार-बार बाहर चली जा रही हूँ। क्यों आवाज बाहर भी नहीं आ रही, पता नहीं नेट प्रॉब्लम हो रही है शायद। हाँ हो सकता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बाकी सबको आ रही है आवाज? जी आ रही। तो उस जगह चेंज कर दो, हो सकता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो उस जगह पर। ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आता हो वहां जाकर बैठ जाओ। नेटवर्क तो पूरे घर में चाहता, आज ही हो रहा है खाली। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत में विकास। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब हम जब स्वतंत्र हुए तो उस इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर हम सोशियोलॉजी के विकास क्रम को देखें या उसका जो डेवलपमेंट हुआ तो वो किस तरह से हुआ, तो लिखिए इसमें डैश करके 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, लिखिए इसमें स्वतंत्र भारत में विकास में लिखना 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में समाजशास्त्र का तेजी से विकास हुआ। उस समय भारत में समाजशास्त्र का तेजी से विकास हुआ। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सभी राजकीय व निजी महाविद्यालयों में भी समाजशास्त्र को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया जाने लगा। नेक्स्ट लाइन करके लिखिए, इस प्रकार स्पष्ट है
कि समाज शास्त्र का अध्ययन अध्यापन स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुआ और इसके लिए भारतीय सामाजिक विचारकों ने समाजशास्त्रियों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया। ठीक है, आ गया समझ में? ये था आपका भारत में समाजशास्त्र के विकास का कालक्रम। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होता है कि समाज शास्त्र का विकास या उद्भव जो भारत में हुआ या पश्चिमी देशों में हुआ तो वो किस तरह से हुआ। ठीक है, जहां तक मैं समझती हूँ इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सीधी सट बात है कि भाई ये माना गया कि समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई वो यूरोपीय देशों से हुई। कहाँ से हुई? यूरोपीय देशों से। तो ये माना जाता है कि समाज शास्त्र का विकास जो है वो पश्चिमी देशों में पहले हुआ। पश्चिमी देशों में जो विकास का जो क्रम है उसको 4 भागों में देखा गया। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। इन चारों ही अवस्थाओं में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके समाज शास्त्र का विकास हुआ और समाज शास्त्र के विषय के रूप में स्थापित हुआ। पश्चिमी देशों में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे आगे बढ़े। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, इन 3 देशों में समाजशास्त्र का विकास तीव्र गति से हुआ और इंग्लैंड में समाजशास्त्र का विकास धीमी गति से हुआ। उसके बाद अगर अपन आते हैं अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 भागों में देखा गया, 3 अवस्थाओं में देखा गया। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के पश्चात समाजशास्त्र का विकास। तो भारतीयों का ये मानना है कि भले ही लोग ये कहें कि यूरोपीय देशों में या पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि भारत बहुत पहले से समाज की व्याख्या और विश्लेषण करता आया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसे एक विषय के रूप में मान्यता स्वतंत्रता के बाद यानी 18वीं शताब्दी के पश्चात मिली, यानी स्वतंत्रता से पूर्व से प्रारंभ हुआ। तो 1914 में सबसे पहले भारत में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक पृथक यानी कि एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1917 में कलकत्ता, 1930 में पूना, 1929 में मैसूर आंध्र विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और ऐसे धीरे धीरे करके संपूर्ण देश में समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ। उसके बाद में लास्ट में देखें तृतीय अवस्था में 1947 के बाद तो गति तीव्र हो गई समाजशास्त्र के विकास की। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, न केवल विश्वविद्यालयों में बल्कि कई राजकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर यानी BA और MA के स्तर पर समाजशास्त्र के एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद कई समाजशास्त्रीय सम्मेलन हुए जिसमें विभिन्न विचारक थे, SC दुबे, GS कुरिये, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, ये ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विषय और उस अलग विषय को एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए, उसे एक विशिष्ट विषय घोषित करने या उसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए कई सारे सम्मेलन किए और उन सम्मेलनों में समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंस को बताया कि हम जिस समाज में रहते हैं अगर हम उसकी व्याख्या या विश्लेषण नहीं करेंगे, उसकी समस्याओं को नहीं जानेंगे तो क्या हम हमारे समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे? नहीं। इसीलिए समाज का अध्ययन अध्यापन आवश्यक है और बच्चों में या लोगों में भी इसके प्रति भावना होनी चाहिए कि हम जहाँ खुद रहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे आसपास के लोगों को या हमारे आसपास के रिश्तों को, नातों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी दुनिया कैसे चलेगी? क्या दुनिया विज्ञान से चलती है? क्या दुनिया केवल पॉलिटिक्स करने से चलती है या केवल ज्योग्राफिकल जानकारी प्राप्त करने से चलती है? नहीं, ये सारी चीजें हैं कहाँ? तो ये सब है तो समाज में ना।
हम सब मिलकर एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो संबंध का ये जाल है, उससे समाज बनता है। केवल ये समाज नहीं कहा जाता, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, समाज ये नहीं है। समाज शास्त्रीय भाषा में समाज क्या है? समाज शास्त्रीय भाषा में हम सब समाज का एक अंग है। हम सबों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। आज आपके और हमारे बीच में भी गुरु शिष्य का रिश्ता है, तो ये जो रिश्ता है वो भी किसी समाज का निर्माण कर रहा है। आज आप लोगों को, आप अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा हमारे साथ रहते हैं। बच्चा टीचर्स के पास ज्यादा रहता है ना, स्टूडेंट जो होता है वो टीचर के पास ज्यादा रहता है कि पेरेंट्स के पास ज्यादा रहता है? स्टूडेंट टीचर के पास ज्यादा रहता है, सवेरे 10 से लगाकर शाम की 5 बजे तक कई बार रहता है। आप लोग कॉलेज में जितनी देर हमारे पास रुकते हैं उतना अपने मम्मी पापा के पास नहीं रुकते। तो रिश्ता है, ये रिलेशन है, एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग होती है, तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, 4 घंटे का 8 घंटे का सफर है, तो क्या अकेले बैठे बैठे निकाल लेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे, अपने पास वाले व्यक्ति से, सहयात्री से बात करेंगे, तो वो बातें कहाँ की कहाँ निकलेंगी, फिर पहचान बनेगी। फिर अगर आप लोगों को एक दूसरे का नेचर समझ में आता है तो एक दूसरे के फोन नंबर, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नंबर इधर उधर करेंगे। तो क्या है ये चीज? ये रिलेशन बन रहा है, और ये जो संबंध है वही एक समाज का निर्माण करते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी केवल हिंदू लोग ही मनाते हैं, मोमेडन्स भी आते हैं इसमें। और मोमेडन्स की जो मोहर्रम है, ऐसा जरूरी केवल वो वही मनाते हैं, उसमें शरीक होते हैं। कई इंडियंस भी उसमें, मतलब कई हिंदू भी उसमें शरीक होते हैं। तो क्या है, जब हम लोग सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उसका कारण क्या है? वो यही है, ये बॉन्डिंग है हमारे आपस की। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये भी एक तरह की सोसाइटी का निर्माण करती है, ये भी एक तरीके के समाज का निर्माण करती है। और जब हम लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, या ये बॉन्डिंग जो है वो अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना इस बॉन्डिंग का अध्ययन किया जाए। इसका अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो ये था आपके समाजशास्त्र के विकास का कालक्रम। उसके बाद अगला आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रबोधन युग। प्रबोधन युग। ठीक है, अब देखिए प्रबोधन युग क्या है। प्रबोधन, इसको बौद्धिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक युग। अब बौद्धिक युग क्या है, तो इसको हम एक छोटी सी भाषा में या एक साधारण सी भाषा में अगर हम उसको कहें तो ऐसे समझेंगे कि जहां से तर्क और बुद्धि का प्रयोग किया गया वो बौद्धिक युग था। ठीक है, जहां से तर्क और बुद्धि का प्रयोग प्रारंभ किया गया वो बौद्धिक युग था। प्राचीन समाज अगर देखा जाए तो प्रत्येक चीज, प्रत्येक घटना के लिए हम प्रकृति को, किसी अलौकिक शक्ति को, किसी देवीय शक्ति को उत्तरदायी मानते थे कि तूफान आ रहा है तो भगवान हमसे नाराज हो गए, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट रहा है, या दावानल हो गई, कहीं आग लग गई बोलते, तो रुष्ट हो गए हैं। कौन रुष्ट हो गए? देवता रुष्ट हो गए, कोई अलौकिक शक्ति हमसे रुष्ट हो गई है, या कोई ऐसी पावर है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो हमसे नाराज हो गई है। हम हर घटना के पीछे किसी भी शक्ति को लगा देते थे कि ये देवी शक्ति, ये अलौकिक शक्ति है जिसके कारण ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे चीजें बदली। क्यों बदली? क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ा, उसने जानने की कोशिश की, वो समझने की कोशिश की, उस घटना को जानने का प्रयास किया कि ये घटना कैसे घटित हुई। तो फिर धीरे धीरे वहां पर तत्व मीमांसी अवस्था आई। पहले धर्म मीमांसी अवस्था थी, फिर तत्व मीमांसी अवस्था आई। और तत्व मीमांसी मतलब उसको जानने का प्रयास। केवल तो पहले तो क्या था, धर्म मीमांसी में डायरेक्ट धर्म को, देवी शक्ति को, ईश्वर को, प्रकृति को दोष देना प्रारंभ कर देते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर तत्व मीमांसी आई, थोड़ी देर रुकना शुरू किया इंसान ने कि नहीं यार ऐसा हुआ है तो कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और फिर लास्ट में आई आपकी तार्किक अवस्था, यानी कि ये बौद्धिक अवस्था, बौद्धिक युग, जहां से लोगों ने ये प्रारंभ करना शुरू, ये सोचना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई है, मतलब इसके पीछे कोई न कोई कारण निहित है। तो
तो ये तार्किक युग या ये बौद्धिक युग कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। और औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं शताब्दी के बाद। 18वीं शताब्दी के बाद जो परिवर्तन हुए, जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद का जो काल है उसको बौद्धिक युग कहा जाता है, प्रबोधन युग कहा जाता है। हम जिस प्रबोधन युग की बात कर रहे हैं ना, उस बौद्धिक युग का या प्रबोधन युग का जो प्रारंभ है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है या औद्योगिक क्रांति के बाद से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? आप सब पढ़ते आ रहे हैं, मेरे को जहां तक ध्यान है 6th क्लास से हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? कौन बताया? जी वही मशीनरी वगैरह का प्रयोग हुआ ना औद्योगिक क्रांति में, बड़े हाँ बड़े बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? जो काम हाथों से होता था वो हाथों की जगह अब बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगा था। तो सीधी सी बात है, जब आपको पता है ना कोई चीज नहीं आती है तो फिर वो धीरे धीरे कितनी जल्दी विकसित हो जाती है, होती है ना। कोई चीज नहीं आई तो फटाफट फटाफट उसमें विकास आ जाता है। तो उद्योगों का विकास जल्दी जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई। मशीनें आ गई तो जो काम 20 व्यक्ति मिलकर 1 घंटे में करते थे वो एक व्यक्ति 1 मिनट में करने लगा। तो जो काम 1 दिन में होता था वो काम 1 घंटे में होने लगा। उत्पादन बढ़ा तो उसका उत्पादन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लोगों को फायदा हुआ। तो फिर मशीनें और लगने लगी तो उद्योगों का विकास हुआ तो उद्योग और पनपने लगे। तो यही तो थी ना, जहां से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई वहीं से समाज में बदलाव शुरू हुए। कैसे? उद्योगों का विकास हुआ। तो उद्योगों का विकास हुआ इससे कि नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास क्यों हुआ? जहां जहां बड़े बड़े उद्योग व्यवस्थित हुए, गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे कि भाई अब मानसून के ऊपर और खेती के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है हम कहीं बाहर जाकर काम करें। आज भी लोग करते हैं ना काम, शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? भाई वहां पर काम ज्यादा है, बड़ी बड़ी मिलें, कारखाने हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, तो वहां पर जाकर व्यक्ति काम करता है। तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुई उद्योगों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और वहां जाकर बसने लगे। तो जाहिर सी बात थी कि नगरीकरण हुए और फिर धीरे धीरे समाज बदलता गया और आज समाज का जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वो औद्योगिक क्रांति के बाद का है। तो आज जब हम वो समाज देख रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो इस औद्योगिक क्रांति के कारण हुए हैं। या हम ये कहें कि इस प्रबोधन युग के बाद लोगों में बौद्धिकता आई है, बुद्धि के साथ, तर्क के साथ चीजों को, बातों को, घटनाओं को समझना, जानना शुरू किया है। बौद्धिक युग के बाद ही नए नए विचारक आए जिनके दिमाग में विचार आए और उनमें ये कई समाजशास्त्री प्रमुख हैं। तो हमें इस ये जो चैप्टर है आपका उसमें हमें यही पढ़ना है कि सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में जो हमारा संक्रमण हुआ और उस संक्रमण के काल को प्रबोधन युग कहा गया तो वो कैसे हुआ। सामाजिक दर्शन यानी हम हर चीज में दर्शन देखते हैं। दर्शन होता है ना, जो कई लोग ऐसी बातें करते हैं अजीबोगरीब, तो हम कहते हैं यार बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है, तो वो अजीब सी बातें नहीं होती है, एक्चुअली वो उसकी साइकोलॉजी होती है, उसका मनोविज्ञान होता है कि वो किसी चीज को कैसे देखता है, उसका दर्शन होता है, वो उसकी फिलॉसफी होती है, वो कैसे चीजों को देखता है। हर इंसान को घटनाओं को देखने का तरीका अलग होता है। अब उसका वो जो घटनाओं को देखने का तरीका होता है ना वो अलग अलग युगों में अलग अलग होता है। उसका कारण क्या है? आपके आसपास का वातावरण कैसा है, उस वातावरण से आप चीजों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है? जब अगर आप गुलाम देश में पैदा हुए हैं तो आपकी सोच संकीर्ण होगी, ज्यादा खुलकर नहीं सोच पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है आप किसी के अंडर में हो। ठीक है? आप वैसा नहीं कर पाओगे जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको परमिशन लेनी होगी, आपको उनको बताना होगा। हो सकता है वो माने, हो सकता है वो इनकार कर दें, वो आपको मना कर दें। ठीक है? लेकिन जैसे ही आप स्वतंत्र होते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार करने लगते हैं। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि, उसका तर्क, इसलिए हम कहते हैं ना इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके विचार पॉजिटिव आएंगे, आप आगे की ओर सोचेंगे। और अगर आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव है, आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके साथ भी नेगेटिव ही होगा। भगवान इंसान को वही देता है जो उसे पसंद है।
अब तुम्हें हर बात पे अपने आप को दोष देना पसंद है और हर बात में नेगेटिविटी पसंद है, तो भगवान तुमको नेगेटिविटी ही देगा। इसीलिए अपने आप को खोलो, अपने विचारों को खोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वेव्स आएंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करोगे। तो यही चीज यहाँ बता रहे हैं कि ये जो प्रबोधन युग था, वो प्रबोधन युग 18वीं शताब्दी के बाद आए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों के विचार बदले थे, लोगों ने सोचने का तरीका बदला था, तो बुद्धि भी लोगों में बाद में आई। अगर इसको सीधी सरल भाषा में, जो समाजशास्त्री भाषा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर एक सीधी सरल भाषा में अपन कहें ना, तो हकीकत ये है कि लोगों में बुद्धि तब आई थी औद्योगिक क्रांति के बाद। उसके पहले तो लोग बुद्धि से काम लेते ही नहीं थे। इसने ये कह दिया तो मान लिया। आज अगर आपको कोई ये कहे उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वहां पे भूत है, तुरंत मान जाओगे आप? तुरंत मान जाओगे? हाँ या ना? तुरंत मान जाओगे कि नहीं मानोगे? नहीं तुरंत नहीं मानोगे। लेकिन अगर यही बात आज से 50 साल पहले कही जाए तो मान जाएंगे, तो तुरंत मान जाओगे हाँ भूत होगा उसके। क्योंकि हम देखते हैं ना, आप देखो आज भी गांव वगैरह में जाओ, वहां लोगों की जो धारणा है ना उस पेड़ के नीचे भूत है तो है, मतलब उसको मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये जानने की कोशिश नहीं की ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किसने देखा भूत को, किसने जाना, किसके साथ बुरा हुआ। अगर किसी एक के साथ कोई कॉन्सिडेंस हो गया और उसने बोल दिया कि यहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ, उसको मान लेंगे, उसको ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि वो तब की विचारधारा थी। अब आज की विचारधारा में आते हैं। आज की विचारधारा अगर किसी को ये कहा गया कि देख ऐसा मत करना, ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा, मैं बताता हूँ, मैं करके देखता हूँ, चल अपन दोनों जाके देखते हैं, नहीं हम तो माने ही नहीं, जब तक सबूत नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। तो आज लोग सबूत क्यों मांगते हैं? क्योंकि लोग यहाँ प्रयोग करते हैं बुद्धि का। ये प्रबोधन युग के बाद लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक है, आया समझ में? लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। विद्वानों की मान्यता है, विद्वानों की मान्यता है कि किसी भी विज्ञान का विकास, विद्वानों की मान्यता है कि किसी भी विज्ञान का विकास किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमियों, उनमें समकालीन उपलब्ध साहित्य आदि का परिणाम होता है। अब ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ वो आ रही है, उसको ध्यान से, मतलब जब आप लिखते हो ना तो उसको ध्यान से अपने दिमाग में भी पढ़ते जाओ, आपको समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हो। विज्ञान के विकास में, लिखो, विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है, विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है उसमें वैज्ञानिक के चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। समझ में आया क्या लाइन लिखी? किसी भी विषय या किसी भी विज्ञान का विकास हो रहा है तो उसमें किसी न किसी वैज्ञानिक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, सीधी सी बात। और उस वैज्ञानिक को उसके आसपास की परिस्थितियों ने
चाहे वो उसकी सामाजिक है, उसकी आर्थिक है, उसकी राजनीतिक है, उसने उसको प्रभावित किया है। उन परिस्थितियों ने, उन स्थितियों ने, उन चीजों ने, उन बातों ने, उन घटनाओं ने उसे प्रभावित किया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात कहता है, या वो अगर वो विद्वान की श्रेणी में आता है और अगर वो कोई बात कहता है, मतलब कि वो खुद उस चीज को अनुभव किया हुआ है, उस चीज को उसने जिया है, या यूं कहें उस चीज या उस घटना को उन्होंने खुद ने फेस किया है, तब वो व्यक्ति बता रहा है ना, तब वो व्यक्ति बता रहा है। अगर आपको कोई बात कही जा रही है तो वो तब कही जा रही है। एक पुरानी कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। क्या मतलब है इसका? आधी बात करके ऐसा कुछ ही। मैंने जो कहावत बोली उस कहावत का मतलब क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या मतलब है? आधा पानी, आधा भरा हुआ घड़ा जो है वो छलकता है, ठीक है। अध जल गगरी छलकत जा, आधा घड़ा भरा हुआ छलक जाता है। बिना तेरे हाथ में, तुमने कभी अगर हाथ में घड़ा आधा भरा हुआ नहीं लिया तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो वास्तव में छलकता है कि नहीं छलकता है? नहीं। नहीं। आपने खुद ने वो उस चीज को, जिसने सबसे पहले ये कहावत बोली, जिसने सबसे पहले ये कहावत बोली, तो सीधी सी बात है, उसने इस चीज को खुद अनुभव किया होगा कि वास्तव में अगर घड़ा आधा भरा हुआ है, उसको अगर हम लेके चलेंगे तो वो ऐसे छलकेगा। फिर उसने उसको इस चीज या इस तथ्य के साथ जोड़ा कि जैसे आधी भरी हुई गगरी या घड़ा है वो छलकता है, वैसे ही आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरी बुद्धि, आधा अधूरा आपकी जो बुद्धि है, आपके सोचने का जो तरीका है, वो छलकता है। कई बार इंसान को कुछ पता नहीं होता, थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन उस थोड़े बहुत को वो बहुत उछलता है, उछलता है ना, तो फिर लोग उसको क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए। तेरा आधा अधूरा ज्ञान है ना, इसलिए बहुत उछल रहा है। तेरे को पूरा पता होता तो तू ऐसे नहीं बोलता। ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं। तो जब तक इंसान ने खुद अनुभव नहीं किया, तब तक वो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ के कैसे बताएगा आपको? बता सकता है? नहीं, मतलब कि उसने उस चीज को जिया है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है, जब हम समाज की व्याख्या विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं तो मतलब कि हमने समाज की उन चीजों, उन घटनाओं को समझा होगा, उन चीजों, उन घटनाओं, उन बातों को समझा होगा, तब हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अनुभव किया। तो ये क्या कह रहा है? किसी भी विषय का या किसी भी विज्ञान का अगर विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस विज्ञान या विकास के, उस विज्ञान के विकास में उस विद्वान के आसपास की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने उससे प्रभावित किया होगा, तब वो विज्ञान का विकास हो रहा है। एक व्यक्ति जो पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, अगर उसका वो बहुत खुश है तो क्या उसकी पेंटिंग पर उसका असर नहीं होगा? होगा, होगा ना। पेंटिंग कैसी बनेगी? अच्छी, बहुत सुंदर। या तो कोई खुशनुमा सा पल बनाएगा, कोई अच्छी खिलखिलाती लड़की का फोटो बनाएगा, या कोई अच्छे खुश लोग बनाएगा, किसी ऐसे फंक्शन या ऐसा त्योहार का जिसमें सब हैप्पीली हो रहा है, उसका चित्र बनाएगा। और वही विद्वान या वही पेंटर जो है, अगर वो दुखी है तो वो क्या बनाएगा? किसी अकेली लड़की का, किसी दुखी व्यक्ति का, या कुछ ऐसी चीज बनाएगा जिसको देख के अपन भी अपसेट हो जाएंगे, ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है? समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वैसे ही हम अपनी बात करते हैं। कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आता है, मस्त खुश मिजाज में आता है और अच्छे से हंसते खेलते आपको पढ़ाता है, मतलब कि उसका मूड कैसा है? अच्छा है। और अगर वही आते ही तुमको डांटने लग जाए, फटकारने लग जाए, ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया, तो क्या बोलते हैं अपन? अपने दिमाग में तुरंत क्या आता है? आज मैडम का मूड खराब है। बोलते हैं ना, आज मैडम का मूड खराब है यार, आज मैडम खूब भड़क रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि अपन को पता चल जाता है। अब मैडम का मूड भड़का हुआ क्यों है? क्योंकि उनके आसपास के किसी माहौल ने उनको प्रभावित किया है, और वो प्रभावित माहौल मैडम को प्रभावित कर रहा है, और मैडम ने आके बच्चों को प्रभावित कर लिया। हाँ। किया ना। एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, आपको याद हो तो। एक बच्चा बाहर निकला, उसको सवेरे सवेरे उसकी माँ ने शायद ऐसे कुछ उठाया होगा, तो उस बच्चे ने क्या किया, ऐसे रास्ते चलते एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। हाँ। था ना, उस कुत्ते को पत्थर मार दिया, और वो कुत्ते को जबरदस्ती पत्थर लगा तो कुत्ता झुंझला गया।
जबरदस्ती मुझे ऐसे पत्थर मार दिया। वो वहां से निकल रहा था तो उसको एक सेठ जी मिल गए, एक बॉस मिल गए, कोई ऑफिस के लिए जा रहा होगा, वो जबरदस्ती उसको काट खाया। वो उसको काट खाया तो उधर बॉस को भी झुंझलाहट हो गई, ये सवेरे सवेरे उसने मेरे को काट दिया। बॉस जाके ऑफिस में गए और ऑफिस में जाके वो उसका गुस्सा किसके ऊपर उतारा, उसने जाके अपने बाबू के ऊपर उतार दिया, ये फाइल ऐसे कर दी, ये फाइल ऐसे कर दी, बाबू पर गुस्सा दिया। अब बाबू किसके ऊपर उतारे, बाबू ने बीवी उस नहीं, बाबू ने उसके चपरासी पे गुस्सा उतार दिया, ये पानी तुमने चपरासी। यहाँ ला के रखा, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके पियोन पे गुस्सा दिया। अब पियोन किसके ऊपर गुस्सा उतारेगा, वो अपने घर जाके अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता है, उतारता अच्छा, है, बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता है। बीवी किस पे उतारेगी, अपने बच्चे पे। बच्चे पे गुस्सा उतारेगी, और वापस घूम फिर के वापस वही बच्चा आ गया। तो मतलब आपने जो शुरुआत की थी एक चक्र की, अपने आसपास के माहौल की, आपका माहौल खराब, मतलब आपने दूसरे का माहौल भी खराब किया, उसका खराब इसलिए वो किसी और का माहौल खराब करेगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा आसपास की जो पॉजिटिविटी है वही हमें बनाती है, और हमारे आसपास की जो निगेटिविटी है वही हमें बिगाड़ती है। आ रहा समझ में? तो ये कोई विषय, ये जो हमारे विषयों का विकास हुआ ना, इसमें भी आसपास की परिस्थितियों का योगदान था। चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान हो, कोई भी शास्त्र हो, हर विषय में उसके आसपास की परिस्थितियों का था। अगर आप हिंदी में, आप में से किसी के साहित्य है तो हिंदी साहित्य के काल को भी कालक्रम में बांटा गया है, पता है? ये भक्ति काल, सूफी काल, मुझे तो कोई इतना अच्छे से याद नहीं है, पर जहां तक मुझे याद है ये भक्ति काल, ये काल करके इसे कालों में बांटा गया। तो उसमें भी क्या था, एक समय तो ऐसा था जब बहुत भक्ति का समय चल रहा था, तो सारी कविताएं, कहानियां, कथाएं सब भक्ति वाली आ रही थी, ठीक है। उसके बाद सूफियाना अंदाज आया, तो सारी कथाएं, कविताएं वो सूफी अंदाज वाली आई। फिर उसके बाद में थोड़ा ऐसी प्रेम कथाएं चलने लगी, तो सारी वो प्रेम कथाएं ही चल रही थी, उस समय सारी प्रेम कथाएं ही लिखी जा रही थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा और बदलाव आया, तो नीति वाली आई, नैतिकता वाली आई, तो सारी कहानियां। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ यार, आ रही आवाज? बाकी सबको आ रही आवाज? जी आ रही है। हाँ, तो नुजत को लटकने दो बीच में, ठीक है। तो जब नीति की बात आई तब नैतिकता वाली कथाएं आई थी। ये क्या था, उस समय का काल था, वो समय था, उस समय जो चीजें चल रही थी समाज में, उसी तरह की चीजें या कथाएं या कहानियां लिखी जा रही थी। हम आज के दौर में भी देखते हैं, तो मूवीज जो बनती हैं, बीच में दौर आया था, सारी सारी ऐसी वो लव वाली मूवीज बन रही थी। फिर बीच में सारी एक्शन मूवीज का टाइम आया, तब सारी एक्शन मूवीज बन रही थी। फिर बीच में थ्रिलर मूवीज चली थी, वो जासूसी टाइप की, तो वो समय था, तो वो वैसी मूवीज चल रही थी। तो ये चीज ये हर जगह लागू होता है, न केवल हमारे विषयों में, न केवल हमारे समाज में, न केवल साहित्य में, न केवल किसी और चीज में, हर चीज में ये चीज लागू होती है कि आपके आसपास का जो वातावरण वो आपको प्रभावित करेगा। तो ये बौद्धिक युग में भी हम यही देख रहे हैं कि किसी भी विज्ञान का अगर विकास हो रहा है तो उसके आसपास का वातावरण उसको प्रभावित करता है, ठीक है। लिखिए आगे इसी में, संबंधित विज्ञान के प्रतिपादक जो कुछ भी लिखते हैं, संबंधित विज्ञान के प्रतिपादक जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं, विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं। वह सब उनके समकालीन दर्शन, वह सब उनके समकालीन दर्शन, भौगोलिक परिस्थिति या सामाजिक चिंतन आदि के प्रभाव का परिणाम होती हैं, चिंतन आदि के प्रभाव का परिणाम होती हैं।
विद्वानों ने समाज शास्त्र के उदय को भी विद्वानों ने समाज शास्त्र के उदय को भी इसी पृष्ठभूमि में विद्वानों ने समाज शास्त्र के उदय को भी इसी एक मिनट पृष्ठभूमि में मैंने वापस रिपीट करना। विद्वानों हाँ। ने समाज शास्त्र के वापस सुन उदय लो। संबंधित विज्ञान के प्रतिपादक जो कुछ लिखते हैं, विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं, वह सब उनके समकालीन दर्शन, भौगोलिक परिस्थिति या सामाजिक चिंतन आदि के प्रभाव का परिणाम होती है। यहाँ तक हो गया? जी। विद्वानों ने समाज शास्त्र के उदय को भी इसी पृष्ठभूमि में समझने और समझाने का प्रयास किया है। विद्वानों ने समाज शास्त्र के उदय को भी इसी पृष्ठभूमि में समझने और समझाने का प्रयास किया है। समाज शास्त्र के विकास की दशा, समाज शास्त्र के विकास की दशा और दिशा का भी अध्ययन किया है। और इसी आधार पर समाज शास्त्र के उद्भव और विकास का बौद्धिक संदर्भ में विश्लेषण किया है। ठीक है, आ गया समझ में? ये है आपका समाजशास्त्र के उद्भव का जो विकास या विश्लेषण, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का विकास हुआ। ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना, वो उसके विकास के आगे का है। ठीक है, उसके विकास के आगे का है। तो भाई समाजशास्त्र का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका विकास ऐसे ऐसे हुआ, इतने स्तरों में हुआ। अब जब समाजशास्त्र का विकास हो रहा था, उस समय समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय समाज की स्थितियां क्या थी, उस समय समाज के विद्वानों की सोच क्या थी, उस समय समाज के विद्वान कैसे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनका दिमाग कैसे चलता था, कौन सी किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते थे। अब यूं मत पूछना कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। किस तरह की बुद्धि मतलब किसी की संकीर्ण बुद्धि होती है, कोई खुले विचारों का होता है, कोई चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट करता है, कोई उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कोई प्रूफ के साथ ही एक्सेप्ट करता है और कोई विदाउट प्रूफ के भी तुरंत एक्सेप्ट कर देता है, कोई किसी की बात में तुरंत आ जाता है और कोई किसी की बात में तुरंत नहीं आता। तो वो उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? वो उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करता है। तो जब समाजशास्त्र का विकास चल रहा था, या जब समाजशास्त्र के विषय के रूप में स्थापित हो रहा था, या यूं कहें कि जब सभी विद्वान अपनी अपनी तरफ से समाज के लिए या समाजशास्त्र के लिए समाज के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे थे, तो उस समय की स्थितियां कैसी थी। जब आत्महत्या का सिद्धांत चला, तब का समय क्या था। जब प्रबोधन युग का समय चला, या जब बौद्धिक युग का सिद्धांत दिया गया, ऑगस्ट कॉम्ट ने जब प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, तब का समय कैसा था। मैक्स वेबर ने जब सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, तब का समय कैसा था। इमानुएल दुर्कheim ने जब आदर्श प्रारूप के बारे में बताया या उन तथ्यों के बारे में बताया, उस समय का समाज कैसा था। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है कि भाई ये प्रबोधन युग में लोगों के विचार या जो जितने भी विचारक थे, उन लोगों की सोच कैसी थी, उस समय वो किस तरह की बुद्धि का या किस तरह के बौद्धिक युग को लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? जी आ गया। पक्का?
अरुण जी, 2 जी। दिन से न तो कुछ बोल रहा है न कुछ दिख रहा है कहीं भी, क्या हो गया है इसलिए अरुण को? ऐसे इनविजिबल होके क्यों पढ़ाई कर रहा है? पढ़ भी रहा है कि खाली कनेक्ट होके चला जाता है ये? अब तो पक्का हो गया अरुण केवल ऐसे कनेक्ट करके और खुद गायब हो जाता है। नहीं मैम, अगर है अभी मैं बाहर निकल गई थी तो मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है कि क्या हुआ, लेफ्ट क्यों हो गई हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और तुम्हारे क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है? मेरे आज बहुत सारा नेटवर्क, मेरे 50% का मैसेज आ गया मैम, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आता है वो कभी कभी। ठीक है चलिए, समझ में आ रहा है आपको अपन जो पढ़ रहे हैं वो? जी आ रहा है। पक्का? कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं कोई। नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है कि क्लास में पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लग रहा है ना? अपन कोशिश करते हैं नेक्स्ट अपन ऐसे बोर्ड के साथ थोड़ा सा पढ़े। मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको बोर्ड के ऊपर करूंगी, तो उसके लिए क्या थोड़ी सी टेक्निकली सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है चलिए, और कुछ पूछना है आज के दिन में? नहीं ओके बस। इसको वापस रीड करते हो कि नहीं करते हो, कि खाली लिख लेते हो? करते हैं, मैं तो पढ़ के बैठती हूँ वापस। हाँ ठीक है, इसको रीड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप दूसरे दिन उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए, चले आप? ओके, ओके। थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल, बाय।